Hey, Namaskar and welcome back to the podcast series known as the Occult Secret। और आज इस पांचवें एपिसोड में हमारे साथ में हैं एस एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम न्यू दिल्ली मिस्टर राजीव शर्मा। लेट मी गिव अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द राजीव जी। राजीव जी is by profession he is a techie guy, an engineer and a techie turned into the occultist, mostly into the occult science. He went more into the deeper level of the astrology. So from last 20 years राजीव सर इज इनटू द एस्ट्रोलॉजी एंड नॉट ओनली द एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बट वो सिखाते भी हैं। एंड ही इज द मेंटर अ टीचर एट द आईकास्ट। आईकास्ट की इंट्रोडक्शन देने के लिए मुझे जरूरत तो नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी में ऑकल्ट में है। दे नो आईकास्ट इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच हेल्प एंड टीच द बिगिनर्स टू मूव इनटू द ऑकल्ट साइंस एंड एस्ट्रो स्टडीज। तो राजीव सर वहीं से हैं, आईकास्ट से, और दिल्ली में कई सालों से सिखा भी रहे हैं विदाउट एनी मॉनिटरी बेनिफिट। तो कोई ये ना समझे कि पैसा मिलता है। ऑकल्ट में लोग यही सोच के आते कि पैसा मिलेगा तो ही मजा आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे भारत में जो बिना पैसे के भी काम करते हैं। अमंग दोस्त gemstone I have found one more, that is Rajiv sir. He is teaching the astrology from last 20 years but without any benefits. तो थैंक यू वेरी मच राजीव जी फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। एंड ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे इंसान को यूनिवर्स में भेजा मेरी तरफ। नमस्कार, थैंक Thank you so much for your brief but very effective this thing introduction for myself. But मैं इतना लायक नहीं हूँ जितना आप मुझे बता रहे हैं। बट यू। मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी का, और पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। और जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक आप हैं और दूसरे हैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। सो दिस इज आवर एंडेवर इज। या और सर। दूसरा एंडेवर ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी में जो मिथ्स है या जो मिसकंसेप्शंस है लोगों की, या जो मार्केट के अंदर जो है वो झोला छाप एस्ट्रोलॉजर्स जो बैठे हैं लॉजिकली बात नहीं करते हैं, उस लॉजिक को हमें क्या कहते हैं कि घर के कोने कोने तक पहुंचाना है, सो दैट वन शुड मेक यूज ऑफ द पॉजिटिविटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। जो हमारी एथिकल साइंस है, जो हमारा डिवाइन साइंस है, ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया, उसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन जो है वो होना चाहिए। ये हमारा एक वो है, कोशिश है एक छोटी सी। ना ना, डेफिनेटली सर, और इसी कोशिश में मैं भी जुटा हुआ हूँ कि एटलीस्ट उन सही बिल्कुल। को मुझे लाना है पॉडकास्ट में। मुझे हर किसी को नहीं लाना, ना इधर मुझे वो चीज़ के साथ आ दो कि मेरा इन व्यूअरशिप बढ़े यूट्यूब पर। तो चलिए विदाउट हम्म। वेस्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर एक लेमन की भाषा में बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, और क्या एस्ट्रो साइंस एक प्रॉपर साइंस है, या ये एक तुक्काबाजी वाला है कि बस किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया और सच हो गया। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं ये तो मैं तो अपने मेहनत से आया हूँ, एस्ट्रोलॉजी तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ किया मैंने अपने बलबूते पे किया है। तो वाई शुड आई बिलीव इन टू द एस्ट्रोलॉजी। तो कई लोग उसको साइंस ना मान के उसको एक ऐसा ही तुक्केबाजी का साइंस मानते हैं। तो व्हाट इट इज योर पर्सपेक्टिव, योर व्यू फॉर this definition of the astrology? Over to you, sir. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड एक्चुअली। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि इसका बेस जो है वो साइंस नहीं है। बट टू माय एक्सपीरियंस एंड टू माय नॉलेज, आई बीइंग अ बैकग्राउंड ऑफ हैविंग अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैंने ये देखा है कि ये इसमें जो है हमारे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट्स हैं या साइंटिफिक जो फंडामेंटल्स हैं, उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होता है। और ये आज जो साइंस के बारे में तो हम आज बात कर रहे हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों ने उस टाइम पर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ दिस थिंग, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉज एंड इफेक्ट मेथड्स, ये सारी चीजें उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं। ये साइंस के साथ साथ इट इज एन आर्ट ऑल्सो। इट इज अ कॉम्बिनेशन, अमेलगमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। साइंस भी और अपने आप में एक आर्ट्स भी, मतलब कि जो हम इंटरप्रिटेट करते हैं। और हम जो किसी पर्सन के साथ जो हमारे से क्वेश्चन पूछता है, उसको हम जब बताते हैं, तो वो हम एक अपने इमोशंस के साथ, और उसको कैसे उसको ट्रांसफर करना है, कैसे उसको मैसेज देना है, दैट इज एन आर्ट बेसिकली। ठीक है ना? ब्लंटली नहीं हम उसको बोल देते, तो वो एक पॉजिटिविटी जो हमें उसको रिकमेंडेशन देनी है, सो दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तो वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, ये दोनों ही चीजें हैं। खाली साइंस नहीं है और खाली आर्ट भी नहीं है। ओके। इसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। तो आई कैन से राजीव जी के इट इज ऑल्सो इंक्लूड अ पार्ट एज अ काउंसलर ऑल्सो, बिकॉज कहीं कहीं पे हम एस्ट्रोलॉजर को एक काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, एंड काउंसलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट्स वेर इन
you have to speak out the word as per the scenario and the temperament and surrounding of the jatak, the ascendant जो भी है. It is basically a counseling thing. The things which a person does not know हम्म. can be checked from his horoscope. और हम्म. वो हम उसको जब बताते हैं तो ही गेट सरप्राइज्ड, अरे ये आपको कहाँ से पता लगा, कैसे पता लगा। मतलब कि हाँ. इतना कभी कभी तो इतना पिन पॉइंट हम कर देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना सरप्राइज होते हैं लोग जब हम उनके इनसाइट के बारे में बताते हैं कि तुम ऐसा सोचते हो या तुम्हारा जो टेम्परामेंट है वो ये है और ऐसे चेंज होता है। तो हम्म. वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप जो है, अगर उसको हम लॉजिकली इवेल्युएट करते हैं, साइंटिफिक फंडामेंटल्स या जिसको हम कहेंगे कि जो हमारे डिक्टिम्स बनाए गए हैं हम्म. उसका अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। ये बात फैक्ट है कि ये उसको हम साइंटिफिक के साथ साथ हम्म. उसको कहीं ना कहीं हम काउंसलिंग का भी एक पार्ट। काउंसलिंग तो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हाँ. जो हमारे पास आएगा वो बेचारा जो होगा, सॉरी नॉट, आई शुड नॉट यूज दिस बेचारा। हाँ हम्म. ये है कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड होता है, कहीं ना कहीं वो परेशान होता है। अगर हम उसकी परेशानी का 1% या 2% भी उसको सॉल्यूशन दे देते हैं तो ही गेट सेटिस्फाइड कि नहीं यार मेरे को कुछ रिलीफ मिला है। हाँ. जबकि मार्केट के अंदर जो है ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होता है। यस सर, जो एग्जैक्ट. सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं वो हम कहीं ना कहीं हम इसी पर्पस को लेकर हम चल रहे हैं, ताकि हम उसको एक 10% भी अगर हम उसको रिलीफ दे देते हैं तो ये हमारी एक तरह से खुशकिस्मती होगी और हमारा जो पर्पस है वो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट की तरफ जाता है जाता उसके है. अंदर। Exact. अब एस्ट्रोलॉजी के साथ में ऑकल्ट के अन्य विद्याओं की तरफ इस पर भी एक क्वेश्चनिंग आती है, तो क्या इससे डेस्टिनी चेंज हो सकती है? एस्ट्रोलॉजी से लोग ये भी प्रश्न ले, क्योंकि आई थिंक ये एक चीज के पास लोग हैं कि अगर हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया है इन वॉट एवर द हम्म। अमाउंट, फिर उनको लगता है लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार हमने ये रेमेडी कर ली तो लाइफ लॉन्ग हम पूरी तरह से बच गए कर्म चक्र से. यहाँ पर व्हाट इज योर टेक, लाइक पीपल आर कमिंग इट दैट इम्प्रेशन विद अस कि अब तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, अब तो मेरे झगड़े नहीं होंगे ना हस्बैंड के साथ में. तो वो ये कर्म क्षेत्र को समझ ही नहीं पाते कि आपके रेमेडी के साथ में आपका हाँ रेमेडी काम करते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस स्टेटमेंट, वेल पीपल कम टू द एस्ट्रोलॉजर विद दैट इंटेंट कि लाइफ में अभी कभी कोई नेगेटिविटी आएगी ही नहीं अगर मैंने एस्ट्रोलॉजर के पास कोई रेमेडी कर ली. नहीं देखिए, डेस्टिनी को हम नहीं चेंज कर सकते, दैट इज वेरी ट्रू। ठीक है ना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक कोई भी डिश बनाते हैं उसमें अगर आप मिर्च ज्यादा डाल देंगे या उसमें अगर आप नमक ज्यादा डाल देंगे तो वो उस डिश का टेस्ट चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली. अब इसमें इसमें उस जो कंटेंट्स हैं या जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं ये उनकी गलती नहीं है। ठीक है ना। ये हम अपने आप उसको कहीं ना कहीं प्लस या माइनस करते हैं। और अगर हम अप्रोप्रिएट वे में अगर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं नमक का, मिर्च का या मीठे का, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया डिश बनती है और उसको हर कोई रिकमेंड करता है, हर कोई एक तरह से रैलिश करता है कि अरे ये तो बात वही है। सेम थिंग कम्स विद आवर सेल्फ आल्सो। अगर हमारा जो पर्पस, हमारा जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ या जो कंपेनियन है या जो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो स्पाउस हो गई, चाहे वो हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, या बिजनेस में अगर हम बात करें तो कलीग्स हो गए, या हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ अगर हम बात अच्छी तरह से करते हैं और एथिकली करते हैं तो डेफिनेटली हमारे रिलेशंस, हमारे जो जिसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स, वो उसका सॉल्यूशन हमारे को मिलता है। इट इज फॉर श्योर। हम अगर गलत ही काम करते चले जाएंगे, अगर हमारी कर्मा थ्योरी, इसको मैं कर्मा थ्योरी से कनेक्ट करूंगा, या मैं इसको अगर मैं बात करूं तो अगर हम गीता का नॉलेज अगर हमारे को अच्छी तरह से हो जाता है या हम उसको अच्छी तरह से पढ़ समझ सकते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ के अंदर। प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बात फैक्ट है। प्रॉब्लम्स किसको नहीं आती, प्रॉब्लम सबको आती है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा उसका रास्ता आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एक जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो इनसाइट है या जो आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है जिसको दूसरे लोग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक वे आउट दिखाने की कोशिश करता है कि आप इसको इस तरह से टैकल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशन। मैं अपनी बात करता हूं कि जब तक मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं समझी थी तब तक आई यूज टू से लाइक दैट कि अरे भगवान तूने मेरे साथ ही करना था सुबह उठ के, मतलब कि मेरे से को हमेशा ऐसे होता था, वाई एम आई।
ऐसा हाँ। लगता था कि दूसरे जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सुखी हैं। बट मैं ही हूँ। जब हाँ। से मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा है, जैसे जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा है, तब से आई हैव टेकन माई सेल्फ एज द सेफेस्ट, या जिसको कहते हैं कि बहुत ही सुखी इंसान हूं मैं आज की डेट में, बिकॉज आई अंडरस्टूड द रीजन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। आई अंडरस्टूड द फैक्ट्स बेसिकली, कि मैंने गलती कहाँ कर रहा हूँ, या मेरी गलती, मेरा प्रोसेस क्या है, मैं उसको किस तरह से टैकल कर रहा हूँ, किसी एक सिचुएशन को पॉजिटिव वे में टैकल कर रहा हूँ या मैं उसको नेगेटिव वे में टैकल कर रहा हूँ। शुरू शुरू में हम, जब तक हमने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी थी, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बात करना बंद कर देते थे। बड़ा हाँ। ही नेगेटिव बिहेवियर हो जाता था। बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, भगवान को भी गाली देने लगते थे, जिसकी भी हम पूजा करते हैं। और हाँ। वो कहीं ना कहीं वो नहीं था, बिकॉज हम ये नहीं समझते थे कि गलती हमने की है, वो हम ये सोचते थे कि गलती उस दूसरे व्यक्ति ने की है, उसकी वजह से हमारे को भुगतना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म है, हमारा सिस्टम है, जो कि हमारे को कहीं ना कहीं गलत जगह पर या हमारे को प्रॉब्लम्स में लेकर जाता है। वो अगर आपको समझ में आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं, देन यू विल बी एबल टू डू इट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, वे आउट। भटकता तो हर कोई इंसान है, एग्जैक्टली। गाड़ी चला रहा है वो भी भटकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं, जैसे जीपीएस वाली बात आ जाती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक तरह से जीपीएस का काम करती है, इट इज अ टूल। ओके। वो आपको कहीं ना कहीं से गाइड करती है कि भाई यहाँ कंजेशन है, यहाँ पर रेड लाइट है। अब इट इज यू, आप उस रेड लाइट के लिए वेट करेंगे या आप सेफेस्ट वे में लेके चलेंगे। तो वो एस्ट्रोलॉजी का एक पर्पस है, वो वही चीज है। डेस्टिनी नहीं बदल सकती, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो एक्चुअली, डेस्टिनी बनी कैसे है उसको समझना बहुत जरूरी है। डेस्टिनी जो बनी है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से बनी, जो हमने काम किए। हाँ। कर्म का मतलब यहाँ पर जो हमने काम किए, जो हमने इंटरेक्शन की, जो हमने लोगों के साथ बिहेवियर किया, या जो हमने एथिकल और अनएथिकल जो है काम किए हमने, हेराफेरियां की, या कहीं गलत काम किया, या उसका मिसयूज किया, तो वो कहीं ना कहीं उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारा जो है वो कर्म थ्योरी में इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। एआई की बात करते हैं, तो एआई जो है वो बेसिकली हमारे साथ तो ऑटोमेटिकली चल रही है, आज चलेंगे। की नहीं चल रही। हाँ जी। जब से ये यूनिवर्स बना है तब से एआई सिस्टम चल रहा है। वो हमारे लेखा जोखा जो है ना, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें दिखता नहीं है कि कोई ध्यान रख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको यहां तक देख सकता हूं, अब जो है मेरा जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके कर्मों का जो हिसाब लेखा जोखा है वो ऑटोमेटिकली रख रहा है। और डेफिनेटली, और मैंने यहां तक भी देखा है कि आप बिल्कुल करेक्ट, वो कहीं ना कहीं आपको इवेल्युएशन होती है आपकी, जैसे शीट की होती है एग्जाम्स के अंदर। हम्म। और कुछ लोग आपके पिछले जन्मों के जो भटके हुए दोस्त हैं, या पिछले जन्म में जो आपके, जिनके साथ आपने अच्छा किया था, वो आपको इस जन्म में भी कहीं ना कहीं मिलते हैं, जैसे आप मिले, जैसे हम्म। और बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं। मतलब कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिला। वो मिलने का कारण क्या है, वो कहीं ना कहीं हमने कुछ पिछले जन्म में जो कुछ कर्म छूटे थे, उन कर्मों को पूरा करने के लिए हमारा जो है एक इंटरेक्शन होता है उसके साथ। और जहाँ कर्म और पास्ट लाइफ की बात आती है तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पास्ट लाइफ के अंदर झांक सकते हैं क्या? एस्ट्रोलॉजी वहाँ आपको हेल्प कर सकती है कि आपने क्यों जन्म लिया, या आपके बर्थ में क्या अधूरे कर्म रहे? हाँ, देखिए, झांक तो सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अदर वे राउंड लेके चलता हूँ। कि हम्म। जब हमारे को नेचर ने, जब हमारे को, जिसको हम मदर नेचर कहते हैं, हमारे को मेमोरी जो है हमारे पिछले जन्मों की वाइप ऑफ करके हमारे को इस जन्म में भेजा है। एग्जैक्टली। हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। अगर हम उसको पीछे जाकर, अगर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे, दिस इज माय परसेप्शन, हो सकता है मैं गलत भी हूं इस मामले में। अगर हम उसको पीछे जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ हो सकता है कि हम उसकी उन कर्मों को देखकर डर जाए या घबरा जाए, और हम आगे चल के जो हमें अच्छे कर्म करने का एक मोटिवेशन मिलता है, हम्म। वो कहीं ना कहीं उसको हम भूल के हम उन्हीं जन्म के कर्मों के अंदर ही खो जाए। तो हम्म। उससे क्या होता है कि जो हमारा इस जन्म में आने का पर्पस है वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाता है। हम्म। हर कोई जो जन्म लेता है इस जन्म, इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, उसका को डेफिनेट है कि ये पर्पसफुल होता है कि आपको अपना काम जो पीछे छूट गया है, पिछले हम्म। जन्म बंधन जिसको हम कहते हैं, वो बंधन का, ऋणानु बंधन का
जो कर्म है वो आपको यहाँ पर पूरा करना है। अगर हम्म, आप नहीं करते हैं तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट साइकिल में जाता है, और कुछ चीजें जाती भी हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सारे कर्म हम पूरे नहीं कर सकते, वो एग्जैक्टली की बात है। एग्जैक्टली। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख सकते, ये एक डिवाइन साइंस है, ये कहीं हम्म, ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड है। बट है, विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी या यूनिवर्स या नेचर, जो भी जिसको भी शक्ति की जिसको भी आप कहते हैं, हम्म, उसकी परमिशन के बिना हमें नहीं देखना चाहिए। जब अच्छा, उसने हमारे को मेमोरी नहीं दी है, जब हम्म, उसने हमारे को मेमोरी नहीं दी है, अगर हम्म, अगर हमारे को अगर पीछे जन्म के झांकने की बात होती है तो मेमोरी वो देता है, कि डेटा, एक परसेंटेज, एक पोर्शन हमारे को देते, कि भैया ये लो तुम्हारा जो है ये हमने जो है ये चिप लगा दी है, इसको आप चाहो तो आप इसको ऑन करके देख लो आपने पिछले जन्म में क्या क्या किया। ऐसा नहीं होता। वो हम्म, सोल जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेकर ही आपको आगे इस जन्म में दी गई है। आपको जो बर्थ, आपको जो जन्म मिला है, अच्छे घर में मिला है, बुरे घर में मिला है, या अच्छी सर्कमस्टांसेस में मिला है या बुरे सर्कमस्टांसेस में मिला है, वो एक पास्ट लाइफ कर्मा के बेसिस पर ही आपको उसका डेस्टिनेशन जो है वो एक तरह से डेस्टाइंड किया गया है। हम्म। तो कहीं ना कहीं विदाउट द परमिशन ऑफ नेचर, मतलब इट इज एब्सोल्युटली। कि आप उस चैप्टर को ओपन ही ना करें पास्ट लाइफ का नहीं कर, technology नहीं में। कर। और ये भी एक रहता है, कई लोग बोलते हैं कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन ओन फॉर्च्यून। तो फिर तो मैं अंबानी के घर में जन्म क्यों नहीं लिया, अगर ऐसी बात है। तो यहाँ कई बिल्कुल करेक्ट। और एक लॉजिक लगाते हैं, जो तुम बोलते हो सब कुछ कर्म ही है, तो क्या अंबानी के बेटे ने बहुत ज्यादा अच्छे कर्म किए होंगे या अदानी की या टाटा में, ठीक है, तो हम वहां तक क्यों नहीं पहुंचे। तो फिर आप हम आपके पास इसीलिए कि हम हमको बताओ कि हम 10 करोड़ कैसे बनाए एक साल में। तो लोग ये थॉट प्रोसेस के साथ में, अगर एस्ट्रोलॉजी इतनी सही साइंस है ऑकल्ट में, देन मुझे ऐसा रेमेडी बताओ मैं एक साल में 10 करोड़ कमा लूँ, 20 करोड़ कमा लूँ। एंड दे देन इफ वी से कि देखो आपकी चार्ट ऐसी है, पॉसिबल नहीं हो सकता जो भी कॉम्बिनेशन फॉर्मेंटेशन बनता है, देन दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद एस्ट्रोलॉजर, इट कैन बी मी, इट कैन बी यू। ये तो मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ भी मैं समझता हूँ, आप इतने साल से इस क्षेत्र में हो, तो अवश्य ही हुआ होगा वहां पर। वहां आपका क्या बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। एक्चुअली क्या है, आज की डेट में जो सबसे बड़ी चीज जो जिसको हम बहुत सुप्रीम पावर मांगने लग गए हैं, हाँ, वो है पैसा। अच्छा, हम पैसे को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ मानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो 10 करोड़ 20 करोड़ का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो 100 करोड़ या 1000 करोड़ में भी हैं उनके पास। जो मेन पर्पस है बेसिकली, आपको जो एक लिमिट दी गई है, जिसको आप सो कॉल्ड डेस्टिनी कहते हैं, जो लोग कहते हैं, ठीक है ना, या मैं उसको डेस्टिनी ना कह के मैं उसको आपके प्रीवियस कर्मास का जो क्रक्स निकाल के आपको दिया गया लेखा जोखे के बेसिस पर आपको एक एक बैंडविड्थ दे दी गई है, कि ये कारण, बैंडविड्थ में ही आप आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फल के बेसिस पर ही मिली है वो बैंडविड्थ। उस बैंडविड्थ में ही आप उसको एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो वो आप 10 करोड़ वाली बात जहां तक है, मैं इसको अगर ऐसे, अगर आप वेल्थ की बात करते हैं तो सेटिस्फैक्शन जो है, या सोसाइटी के लिए कुछ करना, वो भी अपने आप में एक वेल्थ है, जिसको जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट देगी, वो आगे फ्यूचर में भी आपके जो है आपकी जो जो आपकी जो लाइनेज है उसको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या कहीं ना कहीं एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाती है। तो हमें पैसे से सब चीजों को नहीं तोलना चाहिए। पैसा जो है एक एक रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, बट व्हाट इज द लिमिट, क्योंकि पैसे के चक्कर में हम कुछ गलत कर्म कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए वो नुकसानदेह दिखाई नहीं देगा, आज आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन हम तो देखते हैं, हमें तो पता है, हम तो जानते हैं कि उसकी लाइनेज में कहां पर क्या जेनेटिक इफेक्ट्स आते हैं, या इस जन्म में भी उसको कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे जाकर कुछ चीजें उसको जो है वो कहीं ना कहीं देखनी पड़ती हैं जो कि वो गलत होती हैं। वो उसका इंटरप्रिटेशन वो नहीं कर पाते कि ये रीजन जो है क्यों हुआ मेरे साथ। तो वो चीज है। हाँ। अगर तो ये भी एक बात है, ठीक है, और दूसरा हम देवी देवताओं नौ ग्रह पर भी वर्कआउट करते हैं, तो कई लोग ऐसे भी प्रश्न लेके आए कि हम नास्तिक तो नहीं है राजीव भाई, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है रेमेडीज का।
तो क्या ऐसे लोगों के लिए जो इसके पास एक्चुअल में, और कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं, दे से वी डू नॉट बिलीव, यहाँ दो प्रकार के लोग हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। दोस्त हु आर द वेरी रिचुअलिस्टिक, दे विल वर्क, एंड दोस्त आर दे हु वर्क ओनली ऑन द कर्मा। बोलते आई बिलीव एंड आई हैव फेथ कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, लेकिन मैं कर्म पे ज्यादा काम करता हूँ। तो वहां किसको आप ज्यादा वेटेज या तवज्जो देना चाहेंगे? एक वो लोग जो बहुत रिचुअलिस्टिक है, या एक वो कैटेगरी जो मानता है पर ही इज वर्किंग मोर ऑन द कर्म, या उनके बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन टाइम भी नहीं है वो रिचुअल्स करने का, चाहे वो नवग्रहों की मंत्र जप की माला हो या स्तोत्र हो या कुछ भी हो। राजीव सर। देखिए, यहाँ तक जो चीजों की वो है, सोच है कि भाई बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक होना जो है वो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा, हम्म। ऐसा मैं नहीं मानता। बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंटिफिक बैकग्राउंड है, हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग। तो उसको देखते हुए मैं भी इस चीज को वो करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। और अगर हम देखें तो अगर भगवान कृष्ण का जो हमारा उपदेश है, उसमें उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप इतने दिन मंदिर जाओगे। गीता में कहीं पर भी ये सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको कि आप 1 लाख माला जाप करोगे तब जाकर आपको ये सब चीजें मिलेंगी या हम्म। आपके कष्टों का निवारण होगा। वहां हम्म। पर सिर्फ यही कहा गया है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दो, हम्म। आप पॉजिटिव कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए कर्म कीजिए। वो भी कहीं ना कहीं आपके कर्मों को सॉल्यूशन देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये अगर मैं, हालांकि मुझे कोई कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो सिख धर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम्म। उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो उन्होंने जो रिफाइनमेंट की है, हिंदू धर्म में से ही एक ब्रांच बन के निकली है। हम्म। उन वहां पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उस सारी चीजें कर्मों से जोड़ी हुई है, सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई हैं, आपके डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। और Exact- अगर आप उसको डे टू डे लाइफ को अगर अपनी को सुधार लेते हो, हम्म। उसको कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बना लेते हो, तो हम्म। डेफिनेटली आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। ये मैंने देखा है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं हम्म। यही रिकमेंड करता हूँ। मैं भी किसी को ये नहीं कहता कि भी आप इस मंदिर में जाकर या इस गुरुद्वारे में जाकर या इस जगह जाकर या जो भी उनका धार्मिक वो होता है, बैकग्राउंड होता है, कि आप ये काम कीजिए या इस तरह से कीजिए। बल्कि मैं तो यहाँ उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। जो आपके पास एसेट है, जो आपके पास स्किल है, हम्म। उसका यूटिलाइजेशन आप दूसरों के लिए कीजिए। वो जिसके पास नहीं है तो हम्म। उनके लिए कहीं ना कहीं आप यूज कीजिए। आप, हर इंसान के पास एक पॉजिटिविटी है, दैट इज फॉर श्योर। वो स्किल की भी है। ऐसा नहीं है कि कोई, हर इंसान जो है वो नहीं है। कुछ चीजें उसके पास कम होती है, कुछ चीजें उसके पास ज्यादा होती है। जस्ट टू बैलेंस आउट योर सेल्फ, आप अगर उसको अपने जो पास जो एक्स्ट्रा है या एक्सेस में है, उसको कहीं ना कहीं शेयरिंग में मेथड में लेके आ जाएंगे, या जिसको हम कहेंगे कि उसको कहीं ना कहीं डोनेट करने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको उसका बेटरमेंट मिलेगा, आपको सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। एक एक जिसको कहते हैं ना अनडिफाइंड सेटिस्फैक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। यहाँ पर आपने डोनेशन की बात की है, ठीक है, और कई लोग डोनेशन में बहुत मानते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई क्यों देना इतना। जैसे एक सनातन में भी कहा गया कि आपको अपनी कमाई का 10% भी देना होता है, ठीक है। इस्लाम में भी डोनेशन की, तो हर धर्म क्षेत्र में डोनेशन के इतना इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। कि ज्योतिष में भी कहीं पर डोनेशन की बात हुई है कि जहाँ एज अ फॉर्म ऑफ रेमेडी और एज अ फॉर्म ऑफ कर्मा डोनेशन करना चाहिए, और उसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए, मैं वही बता रहा था, मैंने भी यही कहा है। एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है बेसिकली कि डोनेशन तो कीजिए, हम्म। लेकिन मैंने यहां तक ये नहीं कहा कि इतने परसेंट कीजिए। मैंने ओके। आपको, और हर इंसान का अपना एक लेवल होता है, हम्म। हम्म। ठीक है ना। हम्म। आपके पास कैपेसिटी है तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उसको डोनेट कीजिए। मैं हम्म। ये नहीं, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं, एक जिसको कहते हैं ना कि एक यूनिफॉर्मिटी वाली बात तो बिल्कुल आती ही नहीं है इसके अंदर। जी हाँ। अगर आप कर सकते हैं, इट इज विलिंगनेस, इट इज योर हम्म। पॉजिटिव एटीट्यूड। इफ यू आर एबल टू डू इट, यू शुड डू इट एज मच एज यू कैन, बट एज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ। ऑब्वियसली। अपने आप को, वो कहते हैं ना, कर्ज लेकर आप डोनेशन करें, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। ठीक ये है, बात। आप 1% कीजिए, आप 2% कीजिए, बट विद द पॉजिटिव इंटेंट करेंगे तो वो 1% भी आपके 10% के जो डोनेशन है उसके बराबर की ही आपको रिटर्न मिलेगी। ये अच्छा। मैंने देखा है।
हाँ जी। और और राजीव ये भी है, एक होता है जेमस्टोन भी, आजकल तो बहुत ही मार्केट जेमस्टोन का भी बढ़ते जा रहा है इंडिया में। जहाँ पे जेमस्टोन पर मैं देखो कोर्सेज भी हो रहे हैं, लोग पॉडकास्ट भी डाल रहे हैं। तो जेमस्टोन पहनने से फटाफट रिजल्ट मिलता है अपने एक्स्ट्रोवर्ट चार्ट में, या फिर आपका क्या टेक ऑन है अबाउट द जेमस्टोन, अगर उसकी मैं बात करूँ तो? देखिए, ये बात फैक्ट है, जेमस्टोन्स काम तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन वो कैसे काम करते हैं इसके ऊपर कंफ्यूजन है लोगों को। अच्छा। ठीक है। अब हम्म। प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं या नेगेटिविटी आपके पास, आपके चारों तरफ या आपके अंदर जो है, अगर हम्म। आपने उसका जेमस्टोन पहन लिया तो हाँ। डेफिनेटली वो उसको, जेमस्टोन का मतलब है टू एनहांस योर स्किल, टू एनहांस योर पावर। या। अब अगर आपने उसकी नेगेटिव उसको एनहांस कर लिया, क्या नाम है, पावर को एनहांस कर लिया, तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान देगी। ओके। तो इसको ध्यान में देना पड़ेगा कि हमें जेमस्टोन किस प्लेनेट का या किस पर्पस के लिए पहनना है। और कब तक पहनना है? ये, हाँ, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, ये ओके। एक टेक्निकल कैलकुलेशन होती है, इसको ध्यान में देना जरूरी है। हम्म। आंख बंद करके अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे जेमस्टोन पहनना, वो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदेह होगा। वो हम्म। कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम दे सकता है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दे सकता है, वो फैमिली प्रॉब्लम भी दे सकता है। ऑल हम्म। सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन फेस हम्म। ड्यूरिंग दैट पीरियड। हाँ सो हाँ हाँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए और क्या आपका वो रहेगा, वो एग्जैक्टली। देखना बहुत जरूरी होता है। बस अभी कुछ ही मिनट बाकी रह गए, तो राजू से एक और एक दो क्वेश्चन और। जी। एक जो ज्यादा, मैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पास तो मुझसे ज्यादा ऐसे केसेस आए होंगे जहाँ पे लोग प्रेगनेंसी के बारे में भी पूछते हैं कि कौन सा बेस्ट हम्म। टाइम होगा सी सर्जरी के लिए, सिजेरियन के लिए। हम्म। मुझे बता दो तो उसी हम्म। टाइम पे दे दो, ताकि मेरा एकदम बहुत ही बढ़िया संतान आए। व्हाट इज द टेक हम्म। अबाउट दोस पीपल हु वांट के, हर कोई चाहता है मेरी संतान अच्छी हो, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उनको समझाता तो भाई ये तो ये तो विधाता के अनुसार ही वो आत्मा आएगा। अब मैं कौन जी। हूँ वो टाइम देकर करने जी। वाला? वो नहीं समझते, हम्म। आर्ग्यूमेंट करते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन ऑन दिस सिचुएशन? देखिए, पहले मैं इस चीज को बहुत ही अदरवाइज लेता था, मैं नहीं रिकमेंड करता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेट हाँ मी कन्फेस दैट मैं हाँ इस चीज को अनएथिकल लेता था कि हाँ। नहीं, हम कौन होते हैं ये करने वाले। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, जब मैंने इसको कहीं ना कहीं डीपली एनालाइज किया, तो फिर मैंने ये देखा कि आप, देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि हम एक ट्रैवल या किसी जगह पर जाने की या किसी चीज को काम करने का एक एक शेड्यूल बनाते हैं। हम्म। ठीक है ना, शेड्यूल बनाते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करके उसको बेस्ट टाइम पीरियड बता दीजिए, हम्म। बाकी जो होना है वो उसने करना है। यही वो करेगा। उसकी जो ट्रांजिशन टाइम पीरियड है, जो सोल का ट्रांजिशन टाइम पीरियड है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। एग्जैक्टली। बट बट यू कैन अवॉइड सम नेगेटिव प्रॉब्लम्स टाइम जोन, जो टाइम। है। हाँ हाँ, हाँ। टाइम जोन जो है वो कहीं ना कहीं एक जिसको अगर हम बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट कि मेरे पास अभी अभी एक ऐसा केस चल रहा है, एंड हम्म। शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ। अच्छा। हम्म। एंड उनका जो पहला बेबी हुआ है वो भी सी सेक्स हुआ है, और वो भी हमने एक प्लान्ड वे में करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लान किया है, वी हाँ। ट्राइड आवर बेस्ट। एंड हम्म। उसके आसपास ही हमारा जो है वो कहीं ना कहीं टाइम और डेट जो है उसके साथ हुआ। एंड सेकेंड टाइम ऑल्सो आफ्टर 3 years शी अगेन केम बैक टू मी कि हाँ। नहीं, हम इसके ऊपर काम करेंगे, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। अच्छा। शी इज ओके। अ डॉक्टर ऑल्सो एंड शी इज एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। शी वॉज माई स्टूडेंट। अच्छा तो अच्छा। ये बात नहीं है कि हम्म। आप, दैट इज अ साइंटिफिक सिस्टम बेसिकली। ओके ओके ओके। जो डॉक्टर के, मैंने उनको यहां तक भी बताया है कि भाई डॉक्टर की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उस टाइम पर। जो सी सेक्स करना इज नॉट एन इजी थिंग। ठीक है ना, इट इज अ काइंड ऑफ ए सर्जरी, इट इज अ काइंड ऑफ ए सर्जरी। तो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आना जरूरी हो जाती है, ओके। डेफिनेट है। साइड हम्म। इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हम्म। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी से तो हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट आने हैं या उस टाइम पर जो आफ्टर इफेक्ट आने हैं, क्योंकि स्टिचिंग के टाइम पर या बेबी को कहीं ना कहीं एम्बिकल कॉर्ड उसके काटने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है। बट ये भी देखा गया है कि मैंने ऐसे के बहुत सारे केसेस में भी देखा है कि हमने जब डिसाइड किया कि ये टाइम पर बेबी को आना है, वो प्रीपोन हो गया या वो पोस्टपोन हो गया। बरोबर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सोल का ट्रांजिशन हमारे हाथ में नहीं है नहीं है कहीं ना कहीं, हाँ। अभी टाइम, एज, क्योंकि हमें वक्त के साथ चलना है। मैं ये सही। भी नहीं कहूंगा, हमें उसको कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि टाइम बाउंड चलना है साथ में, तो हमें उसके अंदर विद इन द लिमिट ऑफ एथिक्स, विद इन द लिमिट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, उसके बेसिस पर हम उसको कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं। इट इज नॉट अ बैड थिंग नाउ इट इज। ओके ओके, समझ गया सर, बढ़िया है। चलिए, यहाँ पर 28 मिनट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट पॉडकास्ट पर तो जो कि मेरे अंदर तो क्वेश्चन बहुत आ रहे जब भी आपके साथ में वार्तालाप होती है, पर बिकॉज जी, के आई हैव केप्ट द 30 मिनट, तो अगेन आई हैव टू कम बैक टू यू विद सम अनदर टॉपिक। ये तो एफएक्यूज पे एनी बहुत टाइम सर। हुआ 30 मिनट में भी, पर इस श्योर। पर भी मुझे लगता है व्यूअर्स को बहुत सारा इंसाइट मिला होगा। हम एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहे, हम ये बता रहे कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या है। वो राजीव जी जी, जैसे जो ऑथेंटिक लोग हैं वही बता सकते हैं। ऐसा बोलने से हम कोर्स ना ना कोई लॉन्च कर रहे हैं, ना नहीं हम नहीं नहीं। प्रमोट कर रहे हैं। इट इज जस्ट आई फाउंड अ जी, गुड पर्सन, तो हेंस वी हैव started it podcast. So thank you very much, Rajiv sir, for taking your थैंक यू, valuable time, 30 minutes of your थैंक यू life, सो मच, giving it to me. ठीक है, बहुत थैंक यू बहुत सो मच, थैंक यू, थैंक प्लेजर यू। इज माइन। या माय ठीक है ऑल्सो। चलिए, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए स्पीकर के साथ में है, और जल्द ही मैं राजीव सर को फिर बुलाना चाहूंगा इसी एक्स्ट्रा टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय।